क्या आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि यह सवाल पूछा किससे जा रहा है, इतिहासकारों से या फिर सरकारों से। ज्यादातर इतिहासकार, सामाजिक वैज्ञानिक और मानवशास्त्री इस बात पर एक राय हैं कि आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं, यानी इंडिजिनस पीपल हैं। लेकिन सरकारों का क्या? सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों या फिर किसी भी दौर की हों, उन्होंने आदिवासियों को कभी मूल निवासी नहीं माना। और अब तो सरकारों ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई तक देना बंद कर दिया है, क्योंकि इस दिन के साथ शब्द जुड़ा हुआ है इंडिजिनस यानी मूल निवासी। आखिर सरकार आदिवासियों को मूल निवासी क्यों नहीं मानती या फिर क्यों मानना नहीं चाहती? और आदिवासियों को मूल निवासी के तौर पर मान्यता और पहचान मिल जाने से उनका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आज के वीडियो में बताएंगे इसी का पूरा सच। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस देश में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यहां पर हजारों सालों से रहते हुए आए हैं, जो इस देश के सबसे पुराने निवासी हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। और संवैधानिक और प्रशासनिक तौर पर उनके लिए एक शब्द है अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी कहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है इंडिजिनस पीपल, यानी मूल निवासी शब्द। लेकिन जब इसी तर्ज पर भारत में आदिवासियों को मूल निवासी मानने की या कहने की बात आती है तो सरकार सीधे और साफ शब्दों में इस बात से इनकार कर देती है। और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार साफ इनकार कर चुकी है कि आदिवासी मूल निवासी नहीं है, यहां पूरा देश ही मूल निवासी है। क्या ये खेल जो है सिर्फ शब्दों का है या फिर मूल निवासी शब्द के पीछे छिपा है आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का अधिकार? बताएंगे आपको पूरा सच। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं भारत सरकार के आधिकारिक रुख की। सरकार मानती है कि इस देश के सभी लोग मूल निवासी हैं। सरकार ने मूल निवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है उसके पक्ष में इस शर्त के साथ मतदान किया था कि आजादी के बाद से देश में सभी लोग मूल निवासी माने जाते हैं, यानी पूरा का पूरा देश ही मूल निवासी है। 2007 में सरकार का यह रुख था, जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। इसलिए मैंने कहा था कि सरकारें कोई भी हो। और अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। और अभी तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, यहां तक कि आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने विश्व आदिवासी दिवस तक से किनारा कर लिया है। आप चाहें तो सोशल मीडिया में तमाम पोस्ट खंगाल लीजिएगा, अगर आपको कोई एक भी पोस्ट इस बारे में मिल जाए तो। कार्यक्रम करना तो बहुत दूर की बात है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसका नाम, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, यानी इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है मूल निवासी शब्द, इंडिजिनस शब्द। इसलिए सरकार ने इसे किनारा कर लिया, दूरी बना ली। अब सवाल उठता है कि सरकार इतना परहेज क्यों करती है आदिवासियों को मूल निवासी मानने से, उनको मूल निवासी की मान्यता देने से। इसके पीछे की वजहों के बारे में हम सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें जो तथ्य आपको मिलेंगे वो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। सबसे बड़ी वजह, सरकार आदिवासियों को आधिकारिक रूप से मूल निवासी यानी इंडिजिनस पीपल मान ले तो आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। या फिर यह कहना ज्यादा मुफीद होगा कि सरकार के आदिवासियों को मूल निवासी मान लेने से उनके अधिकारों का मुद्दा बहुत जोर पकड़ने लगेगा, जो सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जिस घोषणा पत्र में स्वीकार किया है उसमें दर्ज आदिवासियों को उनके अधिकार देना सरकार के लिए जरूरी हो जाएगा। और सरकार को डर इसी बात का है। आखिर क्या लिखा है उस घोषणा पत्र में? उस घोषणा पत्र में आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों पर खासा जोर है, जिसमें आदिवासियों को वीटो पावर दिया गया है, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए वो ना कह सकते हैं, विस्थापन के लिए ना कह सकते हैं, उनके जमीन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। मसलन जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है उसका आर्टिकल 10 कहता है कि मूल निवासियों को उनकी सहमति के बिना उनकी पारंपरिक जमीनों से नहीं हटाया जा सकता, यानी आदिवासियों की मर्जी के बिना उनका विस्थापन हो ही नहीं सकता। मतलब कोई कलेक्टर ये नहीं बोल सकता कि ऊपर से ऑर्डर आया है। आर्टिकल 32 कहता है कि माइनिंग के लिए, डैम के लिए या फिर किसी योजना के लिए जमीन लेना है तो आदिवासियों को पहले जानकारी देकर उनकी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र सहमति लेना होगा। अगर सहमति ना मिली तो माइनिंग होगी, ना प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। आर्टिकल 19 कहता है कि सरकार आदिवासियों के लिए कोई नया नीति या कानून लागू करना चाहती है तो पहले उनसे सहमति लेनी होगी।
आर्टिकल 26 जो कहता है कि मूल्यवासियों की अपनी परंपरागत जमीन और संसाधनों पर उनका पूरा हक है, चाहे उस जमीन के कानूनी दस्तावेज उनके पास ना हो, फिर भी वो जमीन उनकी ही है। और जो आर्टिकल 14 है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कहता है कि आदिवासियों को अपनी भाषा में अपनी शिक्षा के संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आपने देखा होगा, हमने उस पर स्टोरी भी की थी कि वहाँ पे गोंडी भाषा में जो स्कूल शुरू हुआ है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अगर ये अधिकार मिला होता तो ऐसा कभी नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में मूल्यवासियों के अधिकार जो है 46 आर्टिकल में बताए गए हैं, जिसमें भारत सरकार ने दस्तखत किया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि इस देश में सभी मूल्यवासी हैं। साल 2007 में भारत समेत 143 देशों ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया था। तब शुरुआत में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने विरोध किया, लेकिन बाद के सालों में समर्थन किया। यह घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं है, यह बताना जरूरी है। यानी जिन देशों ने घोषणा पत्र का समर्थन किया है उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो लागू करते हैं या नहीं करते, लेकिन इसे स्वीकार करने से एक नैतिक दबाव तो आ ही जाता है, और भारत सरकार यही दबाव नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है कि हमारे यहाँ सब मूल्यवासी हैं। जब यह घोषणा पत्र स्वीकार किया उसके बाद दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया है, उसने 2008-9 में इस घोषणा पत्र को अपने संविधान और कानून में शामिल किया। कनाडा ने साल 2021 में संसद में इसे कानून बनाकर पास किया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे कई देश हैं जिन्होंने आदिवासियों की सहमति को तवज्जो देना शुरू किया, खासकर जमीन के मामले में। जमीन तभी लेंगे जब उनकी सहमति हो। इसलिए ये एक मेन वजह है जिस वजह से भारत सरकार ये मानने से इनकार करती है कि आदिवासी मूल्यवासी हैं, वो तमाम देशवासियों को ही मूल्यवासी मानती है। संयुक्त राष्ट्र की एक और एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक कन्वेंशन है ILO 69। स्पेसिफिकली उसका नाम है इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल कन्वेंशन 1989, 1989। ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये बाध्यकारी है। मतलब इसको जिसने स्वीकार कर लिया उसको इसे मानना ही पड़ेगा, और इसलिए भारत सरकार ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। यहां चालाकी देखिए आप। इसके दो प्रावधान हैं जो सरकार के माथे पर बल लाते हैं। मसलन अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि मूल्यवासियों को उस जमीन का स्वामित्व दिया जाए जिस पर उनका पारंपरिक कब्जा है, और अनुच्छेद 16 कहता है कि मूल्यवासियों का विस्थापन असाधारण मामलों में अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, वो भी उनकी सहमति के बाद। ये प्रावधान बाध्यकारी है, इसलिए भारत सरकार ने सिरे से किनारा कर लिया, इसका समर्थन ही नहीं किया, न इसको स्वीकार किया। अब ऐसे में कुछ जानकार कहेंगे कि भारत में तो 5वीं अनुसूची और पैसा जैसे कानून पहले से मौजूद हैं, जहां पर ग्राम सभा के पास पूरी ताकत है। लेकिन असल में ये सिर्फ सरकारों का दिखावा है कि आदिवासियों को उन्होंने अधिकार दिए हैं। असल में सरकारों ने बड़ी चालाकी से पैसा कानून में ग्राम सभा की आदिवासियों की सहमति की बजाय परामर्श शब्द जो है वो जोड़ लिया है। कंसेंट की जगह कंसल्टेशन शब्द जोड़ दिया है, और जब सरकारों का परामर्श होता है तो महज औपचारिकता होती है, ऊपर से फैसला आ जाता है जिसे मानना मजबूरी हो जाती है। और तभी पैसा लागू होने के बाद भी न जाने कितने आदिवासियों का विस्थापन हुआ है, न जाने कितने प्रोजेक्ट के लिए जबरन जो है आदिवासियों की जमीन ले ली गई। हसदेव में जंगल काटे जा रहे हैं, सिंगरौली में भी यही हाल है। और 5वीं अनुसूची की बात, 5वीं अनुसूची में तो सारे अधिकार राज्यपालों को दिए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सरकार खुद करती है, इसलिए सरकार के फैसलों पर राज्यपाल दखल नहीं देते, भले ही आदिवासियों का हक ही क्यों ना मारा जाए। हालांकि वन अधिकार कानून में ग्राम सभा को मजबूत अधिकार दिए गए हैं, शायद इसीलिए सरकार ने आधे आदिवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों को खारिज कर दिया है, क्योंकि सरकार को डर है कि वहां पर आदिवासियों की सहमति लेना जरूरी होगा। और ये सब इसीलिए क्योंकि सरकार आदिवासियों को मूल्यवासी नहीं मानती। सरकार के मुताबिक पूरा देश ही मूल्यवासी है। अगर मूल्यवासी मानेगी तो मूल्यवासियों को उनके अधिकार देना पड़ेगा, जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा पत्र पर सरकार ने साइन किए हैं। वैसे इस बात पर अगर आप देखेंगे तो जो जानकार हैं वो मापदंडों की ओर ध्यान दिलाते हैं। जो सरकार ने माना है ना कि इस देश में सभी मूल्यवासी हैं, तब जानकार इशारा करते हैं संयुक्त राष्ट्र के उन मापदंडों की ओर जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने कुछ पैमाने तय किए हैं मूल्यवासी होने के। संयुक्त राष्ट्र ने कोई परिभाषा तय नहीं की है, बल्कि जोस मार्टिनेज कोबो के अध्ययन के आधार पर एक कार्यकारी सामाजिक पैमाने बताए हैं। उस पैमाने में संयुक्त राष्ट्र ने क्या तय किया है, कौन लोग मूल्यवासी होंगे। पैमाना नंबर 1, ऐतिहासिक निरंतरता। वे उन समाजों के वंशज हैं जो आक्रमण या उपनिवेशीकरण के पहले से उस क्षेत्र में मौजूद हैं। दूसरा, स्वयं की पहचान। वो खुद को इंडिजिनस यानी मूल्यवासी के तौर पर स्वीकार करते हो और मानते हो। तीसरा है पैमाना विशिष्ट संस्कृति। उनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति, मान्यताएं और परंपराएं हैं जो मुख्य धारा के समाज से अलग है। चौथा पैमाना जो संयुक्त राष्ट्र का है वो है संसाधनों से जुड़ाव। उनका अपनी पैतृक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के साथ मजबूत और ऐतिहासिक जुड़ाव हो। और जो आखिरी पैमाना है वो है गैर प्रभावी समूह, यानी वो समाज मूल्यवासी है जो लगातार हाशिए पर हो।
जानकार कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इस पैमाने को पढ़ने के बाद कोई विद्वान ही नहीं बल्कि कोई साधारण समझ वाला इंसान भी आसानी से कह सकता है कि इस देश में मूल निवासी कौन है, बस सरकार नहीं मानना चाहती। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने तमाम लेखों में कहते हैं कि जनजातीय लोग स्पष्ट रूप से इस महाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं और मूल निवासी होने के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरा उतरते हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानना चाहती कि आदिवासी मूल निवासी हैं। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगातार अप्रवासन हुआ है। ये बात सच भी है कि लगातार प्रवास यहां पर हुआ है, बाहर से लोग आए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आदिवासी वो सबसे पहला समूह है जिसका इतिहास इस देश में 60,000 साल से पुराना है और बाकी समूहों का इतिहास 5,000 साल पुराना है। सरकार बार बार कहती है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जो जनजाति शब्द है, ट्राइब शब्द है, ये भी तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। बार बार जनगणना में हर 10 साल में वो आदिवासियों को नया नाम दे देते थे, कभी फॉरेस्ट ट्राइब तो कभी प्रिमिटिव ट्राइब, और आज़ादी के बाद ये शब्द बन गया शेड्यूल्ड ट्राइब। तो फिर ट्राइब शब्द से इंडिजिनस शब्द तक क्यों नहीं जाना चाहती सरकार? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है बल्कि मूल निवासी शब्द के पीछे छिपे जल, जंगल और जमीन के आदिवासियों के अधिकारों का खेल है। और सरकार ये सहूलियत भी चाहती है, सरकार की सहूलियतों की बात है ताकि वो आराम से कह सके कि हमने इस देश के आदिवासियों से कुछ नहीं छीना है, क्योंकि हमारे देश में तो सभी लोग मूल निवासी हैं। तो कुल मिलाकर ये दोहरापन है आदिवासियों को मूल निवासी ना मानने का। जयपाल मुंडा लगातार संविधान सभा में आदिवासियों को मूल निवासी संबोधित करते रहे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। जानकार, विद्वान और राजनीतिक टिप्पणीकार इसके पीछे की वजह राजनीतिक बिखराव को भी मानते हैं, क्योंकि कहने को तो इस देश में 47 सांसद हैं, लेकिन सभी अपनी अपनी विचारधारा से पार्टी से बंधे हुए हैं। तभी तो जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम हो या फिर आदिवासी राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो तक विश्व आदिवासी दिवस के आदिवासियों को बधाई नहीं देते, क्योंकि इसमें शब्द जुड़ा हुआ है इंडिजिनस यानी मूल निवासी, और सरकार कतई ये मानना नहीं चाहती कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस वीडियो के कंटेंट से आपको कोई असहमति है तो ज़रूर आप कमेंट करके वो दर्ज कराइएगा। हम कोशिश करेंगे तथ्यपरक जवाब देने की आपकी असहमति का। शुक्रिया।